नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं बजट 2025 में क्या कुछ खास रहा। और अब से पहले लगातार आपने डीडी न्यूज़ पर देखा भी होगा किस तरीके से जो बजट है ऐतिहासिक रहा है। कई मायनों में जनता का बजट कहा जा रहा है, माना जा रहा है अलग अलग घोषणाओं की वजह से। और इस बजट में हमने देखा कि जब हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं तो उनको किस तरीके से उनका बजट आवंटन हुआ है, किस तरीके से उनको मजबूती प्रदान की गई है। क्योंकि हर एक क्षेत्र का विकास जब तक नहीं होगा तब तक विकास को गति नहीं मिलती है। इसी तरह हर राज्य के विकास की बात कही जाए, हर सेक्टर के विकास की बात करें, हर वर्ग के विकास की बात करें, इन सब की बान की बजट 2025 में हमें नजर आती है। लेकिन खासतौर से जो सरकार की प्राथमिकताओं की अगर खास जब हम बात करते हैं, ज्ञान यानी ना सिर्फ गरीब, युवा और इसके साथ साथ अन्नदाता और नारी, लेकिन इसमें कृषि और किसान कल्याण को अगर हम देखें, क्योंकि बजट में देश के अन्नदाता पर सरकार का मेन फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कई बड़े कदमों की इसमें घोषणा की। इनसे ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे, जो कि देश को विकसित बनने की राह पर और तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत की यात्रा को नई रफ्तार देने वाले बजट 2025-26 में गरीब, युवा और नारी के साथ साथ अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे। बजट के प्रस्तावित विकास उपायों में जिन 10 व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें पहले 2 कृषि और ग्रामीण विकास से ही जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने विकास यात्रा में जो 4 शक्तिशाली इंजन गिनाए, उनमें कृषि सर्वप्रथम रही। अन्नदाताओं को राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम का ऐलान किया। इससे 1,70,00,000 किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र को लगाने का भी बजट में ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिए जाने की भी घोषणा की। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार के समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम की घोषणा हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम करने में मदद मिलेगी। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बजट में तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का भी ऐलान हुआ। इसके तहत अच्छे बीज, अधिक उत्पादकता, बेहतर भंडारण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे। Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के मखाना किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा की। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों के लक्षित विकास और उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार के लिए बजट में पंचवर्षीय कपास उत्पादकता मिशन का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को काम में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो जाना आपने किस तरीके से कृषि क्षेत्र को लगातार जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आ रही है, और इस बजट में भी हमने देखा कि जो मजबूती है लगातार आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीके से जो घोषणाएं की गई हैं तमाम, उनको भी आपको हम बताएंगे ग्राफिक के जरिए कि किस तरीके के जो ऐलान हैं वो इस बजट में हुए हैं कृषि क्षेत्र के लिए। खासतौर से आप देख सकते हैं 1,71,437 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो बताया गया है, यानी इसके जब हम बजट को देख रहे हैं। और इसी में क्योंकि जो इजाफा इसमें हुआ है कृषि और इसके संबंधित कार्यों के लिए, आधुनिक तकनीक पर इसमें जोर दिया जा रहा है कि कैसे और ज़्यादा तकनीक का जो इस्तेमाल है वो हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अब से पहले के अगर हम बजट आवंटन पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं 2020 और 21 में करीब 1,42,762 करोड़ रुपए था बजट, जो अब बढ़कर 2025-26 में 1,71,437 करोड़ हो चुका है। तो किस तरह से लगातार इजाफा जो है वो हमने देखा है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में। और उसके साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो बजट है 2,66,817 करोड़ रुपए का ये बजट, और इसमें खासतौर से अगर देखा जाए तमाम वो पहलू के कैसे, क्योंकि आज के समय में जब अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्तंभ के तौर पर नज़र आती है। मजबूत समर्थन जो है वो अर्थव्यवस्था को मिलता नज़र आता है। और खासतौर से ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले ही अगर देख लिया जाए तो 2024-25 में ये 1,80,233 करोड़ रुपए था, जो कि 2025-26 में बढ़कर 2,66,817 करोड़ रुपए हो गया। और 2020-21 से आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो इजाफा है वो इस बजट में हमें नज़र आता है। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि किस तरीके से जो इजाफा है इसके चलते जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन पर इसका सीधा असर नज़र आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधा रुख कर लेते हैं नई दिल्ली के आर.के. पुरम का, जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए, आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही हैं, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे।
अब ये झूठ नहीं सहेंगे, अब ये झूठ नहीं सहेंगे। साथियों, एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है वो करके दिखाता है। वहां पर एक बच्ची, एक मिनट, उस बच्ची को, बेचारी को परेशान मत करो। वो एक बच्ची एक चित्र लेकर के आई है, जरा एसपीजी के लोग वो चित्र ले लीजिए उस बेटी के पास से। बेटी, उस पर अपना अता पता लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। बहुत धन्यवाद। आपने साथ साथ मेरी माताजी को भी याद किया आपने। साथियों, मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। साथियों, बीते सालों में हमने देश के गरीब को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज और पक्का घर, ऐसी अनेक सुविधाएं दी हैं। अब इस साल के बजट के बारे में आपने कल टीवी पर देखा होगा। आज के सारे अखबार तो भरे पड़े हैं और उसका कारण है कल का बजट जनता जनार्दन का बजट है। जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का बजट आया है। आप भी जानते हैं 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर तक पहुंच चुकी है। यानी देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का कद बड़ा हो रहा है, नागरिकों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ जाती, आपके पसीने की कमाई कुछ लोगों ने हड़प कर ली होती। लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा, देशवासियों का एक एक पैसा देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, हर किसी के लिए, उनके कल्याण के लिए लगा रही है।
तो आप यहाँ सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि एक जनसभा को यहाँ संबोधित कर रहे हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आपदा ने 11 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी जो कहती है उसको लगातार करती आई है, और अब दिल्ली की जो जनता है वो भी डबल इंजन की सरकार चाहती है, जिससे दिल्ली का जो विकास है उसको गति मिल सके। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बजट का भी जिक्र किया, जिसको लेकर लगातार हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार का जो बजट था, क्यों उसको जनता का बजट कहा जा रहा है, और इसके लिए जो फोकस रहा है, खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात की जाए या इससे जुड़े हुए जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ये दोनों ऐसे क्षेत्र जो कि लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, और वर्तमान में इस बजट के बाद से कितनी मजबूती आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दो खास मेहमान इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ संदीप दास जी मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राकेश छाबड़ा जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं फिस्मी से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राकेश जी। तो हम यहाँ चर्चा की शुरुआत करेंगे आप दोनों के साथ। पहले संदीप जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब कृषि क्षेत्र की बात कही जाती है, इतने लंबे समय से आप कृषि क्षेत्र को कवर करते आए हैं, वर्तमान में जो बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, कितनी मजबूती उसके ज़रिए कृषि क्षेत्र में मिलेगी और अर्थव्यवस्था को कितना लाभ इसका मिलेगा? देखिए, बजट एक क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क के थ्रू एक ओवरऑल वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए बजट का फोकस रहा है, एग्रीकल्चर और उसका एलाइड सेक्टर के लिए। देखिए, जहाँ पल्सेस की बात हो रहा है, जहाँ कॉटन प्रोडक्टिविटी का बात हो रहा है, और स्पेशली देखते हुए जो चैलेंजेस है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको देखते हुए पूरा बजट को दिया गया है। पल्सेस मिशन के तुझे 6 साल में जैसे जी दालों का प्रोडक्शन बढ़ाने का जो मिशन है, और कॉटन मिशन है, और बहुत सारे सपोर्ट एग्रीकल्चर को देना, जो 100 डिस्ट्रिक्ट में अपना बीज मिशन की बात की जाए, धन धान्य योजना, उसको कैसे देखते हैं? ये सारी चीज़ एक वैल्यू चेन की तरफ, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए जो एक स्पेशल स्कीम लाने की बात है, इसको एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की तरह की लॉन्ग टर्म वैल्यू चेन जो बैलेंस करते हुए, जहाँ कंज्यूमर इंटरेस्ट और फार्मर्स उसको भी पैसा मिले, उसको देखते हुए कैसे वो डेवलप हो सके। जो चैलेंजेस है कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, आप देखा गया कि लगातार जो कीमतों में बढ़ते रहता है, इंपोर्ट करना पड़ता है कभी, तो उसको देखते हुए पूरा जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए खास तौर से लॉन्ग टर्म वैल्यू चेन, जो ये सारे मिशन मोड में होंगे, और जो 100 डिस्ट्रिक्ट का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको वहाँ कैसे एग्रीकल्चर बन सके, एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है और अनाउंसमेंट होने वाला है। और कुछ चीज़ें जैसे पल्सेस काम शुरू हो चुका है उसमें, आत्मनिर्भरता के लिए 5-6 साल लगेंगे, पर्टिकुलर तूर, उड़द और मसूर जो डाल है, तीनों डाल हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके पीछे की आर्थिक का जो असर है वो अर्थव्यवस्था पे कैसा है? अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप अगर देखोगे कि बढ़ते हुए प्रॉस्पेरिटी, बढ़ते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ है, हमारा पर्टिकुलर आप एक चीज़ लीजिए, दाल, इसका प्रोडक्शन हालांकि बढ़ा है वो कुछ सालों में, बट जो कंजम्पशन पैटर्न है, लोग कंजम्पशन बढ़ रहा है दालों का, उसको देखते हुए उतना नहीं बढ़ा है प्रोडक्ट, तो हम लोग को इसलिए इंपोर्ट करना पड़ा है। 6 मिलियन टन हम लोग पिछला साल इंपोर्ट किए हैं। तो और सरकार ने एश्योरेंस दिया कि सारे जो दालें हैं, वो सारे जो तीनों डाले के बाद उनको 100% प्रोक्योरमेंट होगा एमएसपी में, जो किसानों को भी एश्योर करेगा, तो किसान भी उसकी तरफ जाएंगे। और उसमें और एक जगह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो इतना सारा जो चावल हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जो चावल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पानी उसमें लगता है, उसको देखते हुए द पल्सेस एक बहुत नया क्रॉप आया है। एंड छोटा सा उसमें और एक अनाउंसमेंट आप बिहार स्पेसिफिक था, जो मखाना बोर्ड का, जो मैं बता दूं, उसमें भी किसान का, आप जानते हैं कि ये एक सुपर फूड की तरह उभरा है मखाना बोर्ड, तो वो बिहार के किसानों जो 80-90% करीब बिहार में ही होता है, वो उसके लिए भी जो बोर्ड बनाने का, ये हालांकि बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो घोषणा हुई है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ मखाना बोर्ड की बात की जाए या फिशरीज सेक्टर में, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर्स जो हैं, उनको राकेश जी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एमएसएमई के ज़रिए जो दूसरा विकास का इंजन बताया गया है बजट में, वो एमएसएमईज़ हैं, किस तरीके से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसमें महिलाओं की भूमिका, कैसे एक समावेशी विकास की तरफ जो एमएसएमईज़ हैं वो देश को आगे बढ़ा रही हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, एक एमएसएमईज़ और लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट शो करने का। जी,
अगर आप देखें तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि आपको बिना किसी चीज़ के, बिना कोई पेपर रखे हुए कोई पैसे आपको मिल जाते थे। एक गवर्नमेंट की CGT MSc स्कीम जो चल रही है, जो 2014-15 तक 1 करोड़ रुपया एक MSME को मिल जाता था, वो भी मिलता नहीं था, एक स्कीम थी हमारे पास। आज वो स्कीम पहले 2 करोड़ तक हुई, पिछले साल 5 करोड़ हुई और इस साल वो बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो गई है। एक MSME वाला बिना कोई कागज़ रखे हुए, बिना किसी कोलेट्रल के 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। यही स्कीम जो एक्सपोर्टर्स के लिए है वो 20 करोड़ तक कर दी गई है। तो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो रहा है। अगर इसी में आपने जैसे कहा कि फीमेल्स के लिए, SC ST के लिए, उनके लिए भी एक नई स्कीम लाई जा रही है जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक का लोन उनको एक नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए बिना किसी कोलेट्रल के प्रोवाइड होगा। और एक जो हमारे माइक्रो, जो एक बहुत बड़ी तादाद में माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक 10 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो MSME पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उनके लिए 5 लाख रुपए तक का एक क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है। तो सबको मिला के ऐसे लग रहा है कि अब सरकार MSME को भी एकदम साथ में मिला के और सबको साथ लेके आगे चलना चाह रही है। जी बिल्कुल, जो ध्येय है वो यही, सबका साथ सबका विकास, जिसकी झलक जो है बजट 2025 में भी हमें नज़र आई। इसके साथ साथ अगर देखा जाए संदीप जी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कार्ड को लेकर, KCC में भी हमने देखा किस तरीके से जो ऋण की सीमा है उसको बढ़ाया गया है, लिमिट को, और जो किसान है पहले काफ़ी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। ये शॉर्ट टर्म लोन जो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल टर्म में वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन जो KCC का करीब 7 करोड़ से ऊपर फैमिली को मिलता है, उसको 3 लाख से लेकर बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। वो एक बड़ा कदम है एसेंशियली, तो क्योंकि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो जितना किसान के पास आसानी से पहुंचेगा उतना ही अच्छा है उसके फसल के लिए। और ये इस पार्ट ऑफ द, आप जानकारी के लिए बताऊँ, ये अंदर इंटरेस्ट सबमर्शन स्कीम है। इसमें करीब आप अगर टाइमली पेमेंट करते हो, करीब इसका 3% करीब लगता है, 4% इनपुट बदलने के बाद, तो 3% में लोन मिलता है। वो पैसा किसान उसमें लगाते हैं खेतों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो KCC ये बहुत बड़ा कदम है, कुछ 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ये लाभ पहुंचने वाला है जी, और उधार करने वाला है। और जैसे फाइनेंशियल, जैसे ये इतना सॉफ्ट लोन है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बहुत ही सॉफ्ट लोन की तरह इसको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करेगा जो वर्किंग ऑफ द इनिशियल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट होता है सोइंग से पहले, तो वो बहुत काम देगा इसको, जो बढ़ाने का जो मकसद था सरकार का, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल जी बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब यहाँ राकेश जी आपसे भी लूँगा। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जब हम देखते हैं भारत, उसमें MSME की किस तरह की भूमिका और उसको मजबूती देता हुआ ये बजट? सबसे पहले तो जो आप देखें कि जो MSME की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई। लगभग टर्नओवर को डबल कर दिया गया जी। अब माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में 10 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर ईयरली, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में 100 करोड़ तक की टर्नओवर, और मीडियम में 500 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर को इंक्लूड किया गया। इससे हम लोगों को MSME सेक्टर को पर्टिकुलरली फ़ायदा होगा। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें 25% MSME से परचेज करना होता है, तो उसके लिए एक हमारे पास अच्छा एक MSME का अच्छा बैंक हो गया सब्जी, कि जहाँ से पब्लिक प्रोक्योरमेंट आसानी से हो पाएगी। यानी जो दोनों क्षेत्र हैं, हम कृषि की बात करें, MSME की जो भूमिका है, जिनको विकास का इंजन बताया गया है इस बजट में, 4 इंजन, और उसके साथ साथ ना सिर्फ निवेश की बात की जाए, कैसे अर्थव्यवस्था में जो निवेश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ ही निर्यात, समावेश इनका, और उसी समावेशी विकास को लेकर बजट 2025 में हमने देखा है तमाम घोषणाएं की गई हैं। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन इस पर जो चर्चा है हम आगे भी करेंगे। संदीप जी और राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने बजट 2025 के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें खासतौर से जो मुख्य सेक्टर रहे हैं, प्रमुख सेक्टर, उसमें क्या कुछ आया है, लगातार इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।